बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उस टेस्ट चार्ज में उस फील्ड की वजह से एक ख़ास एनर्जी मौजूद होती है। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उस टेस्ट चार्ज के एक यूनिट में यानी 1 कूलम टेस्ट चार्ज में जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह कैलकुलेट करते थे? फॉर एग्जांपल, अगर इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह कैलकुलेट करते थे? हम कहते थे कि इस नेगेटिव प्लेट से इस पॉइंट तक लाने के लिए इस टेस्ट चार्ज पर कितना वर्क डन करना होगा, क्योंकि वो वर्क डन इस टेस्ट चार्ज में एज एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है और उसको फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो हम एक ऐसे पॉइंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद है, यानी नेगेटिव प्लेट का भी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा। तो इस नेगेटिव प्लेट की निस्बत से विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव प्लेट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे पॉइंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे थे जहां पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल मौजूद था। अब हम एक ऐसे पॉइंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। जब ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करते हैं तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, अगर इस पॉइंट बी पे अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट बी मौजूद है, इस पॉइंट बी पे मैं किसी भी टेस्ट चार्ज के एक यूनिट में एनर्जी फाइंड करूं विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट विच इज नॉट प्रेजेंट वेयर द पोटेंशियल इज जीरो, सो द पोटेंशियल एट बी वो हो बी पर जो पोटेंशियल हमने फाइंड कर दिया उसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल, यहाँ बी पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, तो टेस्ट चार्ज के एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह फाइंड करेंगे? हम इस तरह फाइंड करेंगे कि इस इन्फिनिटी पॉइंट पे, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उस पॉइंट को हम इन्फिनिटी पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो ऐसे पॉइंट से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, इस पॉइंट बी तक लाने के लिए टेस्ट चार्ज पर कितना वर्क डन करना होगा? वो वर्क डन इसमें एज एनर्जी स्टोर हो जाएगी एंड दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम वो वर्क डन को फाइंड कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने उस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर दिया। इस वीडियो में हमारा मेन मकसद होगा कि हम किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करें। तो कंसिडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज को, और फॉर एग्जांपल ये इसका फील्ड है और इस पॉइंट चार्ज को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एक पॉइंट को लेते हैं, पॉइंट ए, जो कि इसके फील्ड से बाहर पड़ा है, और यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज को कंसिडर करते हैं और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। तो इस बी पॉइंट पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी इस टेस्ट चार्ज में? तो वो बराबर होगी कि इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए से बी तक लाने के लिए इस टेस्ट चार्ज पर कितना वर्क डन करना होगा। अगर हम उस वर्क डन को फाइंड कर लेते हैं, सो दैट विल बी द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन दैट टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे मसला ये है कि हम वर्क डन को फाइंड करते हैं, तो वर्क डन को फाइंड करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है। जितना हमने मूव किया है उसकी ज़रूरत है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है टेस्ट चार्ज ने, और जितना हमने फोर्स अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस टेस्ट चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो चेंज हो रहा है। मतलब ये है कि हम इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी चेंज कर रहा है। इसी वजह से तो यह टेस्ट चार्ज यहाँ इस पॉइंट बी की तरफ आ रहा है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उतना ज़्यादा हम भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इस टेस्ट चार्ज पे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब चेंजिंग फोर्स होगा तो हम वर्क डन के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर के नॉलेज से हम ये कह सकते हैं, हमें पता है
कि अगर एक इंटरवल पर फोर्स वेरी कर रहा है तो उस इंटरवल पर हम वर्क को किस तरह फाइंड करेंगे। हमें पता है कि हम उस इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट्स पे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और उन छोटे पार्ट्स की खुसूसियत ये होगी कि उन छोटे छोटे पार्ट्स पर वर्क फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगा। तो उन छोटे छोटे पार्ट्स पर हम वर्क को फाइंड कर लेंगे और फिर टोटल जितने इंटरवल्स हमने बनाए थे उन सारे इंटरवल्स पर अलग-अलग वर्क डन को फाइंड करके सबको ऐड कर लेंगे एंड दैट विल बी द टोटल वर्क डन। अब अगर मैं ए से बी तक वर्क डन फाइंड करना चाहता हूं, मतलब यह है कि मैं इसके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने में कामयाब हो गया, लेकिन इसका वर्क डन मैं किस तरह फाइंड करूंगा, क्योंकि यहां तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इसी वजह से मैं ए और बी के दरमियान ये जो इंटरवल है इसको n नंबर ऑफ छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लूँगा, और उन इंटरवल्स की खुसूसियत n नंबर ऑफ छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लूँगा, और उन इंटरवल्स की ये खुसूसियत होगी कि वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होगा। अब हर एक इंटरवल पे हम अलग-अलग वर्क डन को फाइंड करेंगे और उन तमाम को फिर लास्ट में जमा करके टोटल वर्क डन को फाइंड कर लेंगे एंड दैट विल बी आवर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट ए से R1 तक लाने के लिए लेट्स सपोज दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट R1। तो इस ए पॉइंट से R1 तक लाने के लिए इस टेस्ट चार्ज पर कितना वर्क डन करना होगा तो वो फाइंड करते हैं। जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया है उसको मैं डेल्टा आर के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये जितना मैंने डिस्प्लेस किया है इसको मैं लेट सपोज डेल्टा आर कह लूं। ए से R1 तक जो डिस्टेंस है लेट सपोज दैट इज डेल्टा आर। नाउ जितना फोर्स मैं इस डिस्चार्ज पे लगा रहा हूं ए से R1 पॉइंट तक लाने के लिए, उतना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे लगा रहा है, लेकिन मेरा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं अपने फोर्स को फाइंड नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं अपने फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से रिप्लेस कर लूँगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वो मेरे और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के वो दोनों अपोजिट हैं। तो जब मैं अपने फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के साथ रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, एंड द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेल्टा आर का जब हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इस डायरेक्शन में है और हम इस डिस्चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 180 है। cos 180 इज -1 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, अगर हम तो ये फॉर्म आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें, उसका फार्मूला कूलम लॉ से हम जानते हैं, वो पुट करें तो कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, इस डेल्टा W फ्रॉम मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू R1। A से R1 तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन चाहिए उसका ये फॉर्म बन जाएगा। अब ये R क्या है? ये जो R हमने लिया है ये इस A और R1 का ये इसका एवरेज है, यानी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द A एंड R1 इज R, और इस एवरेज डिस्टेंस को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पुट की है, क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि इस इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटे हैं और इन पर जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है। तो हमने एक एवरेज फोर्स लिया है, चूंकि वो कांस्टेंट फोर्स है, तो इसी वजह से R को हमने एक एवरेज डिस्टेंस कंसिडर किया है, और यहाँ इस फार्मूला में हमने R पुट किया है। सो R² को हम R मल्टीप्लाई R लिख सकते हैं, और हमने तो चूंकि इस इंटरवल को बहुत छोटा कंसिडर किया है, तो RA क्या है? RA इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस सोर्स चार्ज एंड दिस A। ये जो सोर्स चार्ज और A के दरमियान जो डिस्टेंस है ये है RA, और ये सोर्स चार्ज और R1 के दरमियान जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज इसको हम R1 कहते हैं। तो ये RA और R1 इतने, यानी ये इंटरवल इतना छोटा है कि ये A और R1 पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। जब ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है तो R की जगह में RA और R1 बराबर है, और R² की जगह में RA और R1 लिख सकता हूँ। एंड व्हाट इज डेल्टा R? डेल्टा R बराबर है कि इस RA से हम इस R1 को माइनस करें।
तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करें तो कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। चूंकि ये डिनोमिनेटर RA के साथ भी है, R1 के साथ भी है, तो अगर हम दोनों के साथ इसको लिख लें तो यहाँ पे RA और RA एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे R1 और R1 कैंसिल हो जाएंगे। RA माइनस R1 डिवाइडेड बाय RA मल्टीप्लाई R1 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, अगर इसकी ये वैल्यू हम पुट करें तो द वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू R1 वो बराबर हो जाएगा, उसका ये फॉर्म आ जाएगा। तो जो फाइनल पॉइंट है सोर्स चार्ज और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है R1 वो पहले आ जाएगा, और जो सोर्स चार्ज और फाइनल पॉइंट के इनिशियल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बाद में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम R1 और R2 के दरमियान टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं तो वर्क डन तो सारा सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस सोर्स चार्ज और इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो बाकी सेम फार्मूला होगा, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे। फाइनल पॉइंट चूंकि R2 है तो यहाँ पे हमने R2 लगाया हुआ है, और इनिशियल पॉइंट R1 है तो यहाँ पे हमने R1 को लगाया हुआ है। इसी तरह से हमने चूंकि इस इंटरवल को n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड किया है, a से b तक जो फासला है इसको हमने n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड किया है, तो पॉइंट n से b तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन चाहिए वो बराबर होगा Q सोर्स चार्ज मल्टीप्लाई द टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय RB माइनस 1 बाय RN। चूंकि RN इनिशियल पॉइंट है इसलिए हमने उसका जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से वो यहाँ पे लिखा है। अभी तक हमने तमाम छोटे छोटे इंटरवल्स पर उन वर्क डन को मालूम कर दिया। अब चूंकि हम तो इस A से लेकर B तक टोटल वर्क डन को फाइंड करना चाहते हैं, तो इन तमाम इंटरवल्स पर जो वर्क डन है उसको हम जमा कर लेंगे। Q सोर्स चार्ज मल्टीप्लाई द टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तमाम चीज़ों में कॉमन है। अगर हम उनसे उन तमाम को जमा करें और इनसे ये कॉमन ले लें फ्रॉम A टू B, अगर हम वर्क डन फाइंड करें तो इन तमाम में ये कॉमन है, और जब हम ये कॉमन ले लें तो अंदर ये रह जाएगा। ये 1 बाय R1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बाय R3 माइनस 1 बाय R3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह प्लस 1 बाय n माइनस 1 बाय n के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये n पॉइंट्स रह जाएंगे, यानी A भी एक n पॉइंट है और B भी एक n पॉइंट है। तो इन n पॉइंट्स तक जितना डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ वो रह जाएगा 1 बाय RA, और यहाँ पर 1 बाय माइनस 1 बाय RA, और यहाँ पे प्लस 1 बाय RB रह जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे तो माइनस है तो इसको हम बाद में लिख लेंगे। सो द वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इज इक्वल टू Q इंटू सोर्स चार्ज मल्टीप्लाई टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय RB माइनस 1 बाय RA। चूंकि हम तो कंसिडर कर रहे हैं इस पॉइंट A को इन्फिनिटी पे, यानी ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, तो ऐसा पॉइंट कोई भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा दूर होता है टेस्ट चार्ज से, सोर्स चार्ज से। सो वी कैन पुट RA, ये डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट बहुत दूर होता है। जब 1 को हम इन्फिनिटी पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये फैक्टर 0 हो जाता है। सो 1 बाय RB माइनस 0 इज 1 बाय RB। सो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, अगर इन्फिनिटी से हम B तक किसी टेस्ट चार्ज को मूव करें, जो हमने इस पे वर्क डन किया है उसका ये फॉर्म आ जाएगा, और ये वर्क डन तो उसमें उस टेस्ट चार्ज में एज एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो उस एनर्जी को अब हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एंड नाउ वी कैन रिप्लेस दिस वर्क डन बाय U। So the absolute potential energy at point B will be equal to source charge multiply test charge divided by 4 pi epsilon naught into 1 by RB, and RB is the distance from this source charge to B। अगर हम इसको जनरलाइज करें, हमें यहाँ पे ये बात पता चल गई कि ये जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ये इस टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उसके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला हो जाएगा सोर्स चार्ज मल्टीप्लाई टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान कितना फासला है वो दैट विल बी R। नाउ I wish to find the absolute electric potential। तो absolute electric potential कहते हैं कि 1 यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ है कि उस 1 यूनिट टेस्ट चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लाए। तो absolute potential will be equal to the work done,
the work done, the absolute potential energy divided by per unit charge, per unit test charge. तो ये क्यों, अगर हम इस एब्सोल्यूट वर्क डन को यहाँ पे पुट करें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को पुट करें, तो ये क्यों इस क्यों के साथ कैंसिल हो जाएगा. The absolute electric potential will be 1 by 4 pi epsilon naught into source charge divided by the distance between the source charge and that point at which you wish to find the electric potential. अगर इस फार्मूला को हम गौर से देखें तो हमें ये बात पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा जब हम इस सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, और यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा जब हम इस सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करते हैं. सिमिलरली यहाँ एक फैक्टर आर भी है. तो अगर इस टेस्ट चार्ज को हम आगे पीछे करते हैं तो इसके पोटेंशियल में चेंज आता है. तो चेंज पोटेंशियल और आर एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है. तो जितना हम आर को कम करते हैं, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लाते हैं, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है, उसके एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इजाफा आता है, वो ज़्यादा होता है. तो हम और जितना हम उससे दूर ले जा रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तो उतना ही उसके पोटेंशियल में डिक्रीज आ रहा है. तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के जो करीब पॉइंट्स हैं वो हायर पोटेंशियल पे है, जो उससे दूर पॉइंट्स हैं वो लोअर पोटेंशियल पे है, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम आती है. अब आते हैं एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और इस बी ए पॉइंट से हम बी तक एक टेस्ट चार्ज को ले गए. तो हम चाहते हैं कि हम इस ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करें. सो हाउ डू वी विल फाइंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस. तो ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज इन द फाइनल पॉइंट माइनस 1 बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज इन द इनिशियल पॉइंट. तो दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Don't forget to give us your precious feedback. Inshallah, see you in the next video.